नमस्कार बच्चों, मैं अजय चौरसिया, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सिलवानी, जिला रायसेन, आप सभी का सामाजिक विज्ञान की इस कक्षा में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9वीं की NCERT की सामाजिक विज्ञान की भूगोल, जिसको समकालीन भारत के नाम से हमारे सिलेबस में सम्मिलित किया गया है, उसके अध्याय 3 अपवाह का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आप लोगों ने पानी को बहते हुए ज़रूर देखा होगा। अपने घर के आसपास, अपने घर के छत पर, मोहल्ले में अथवा आसपास कहीं पर आपने नदी को बहते हुए ज़रूर देखा होगा। आप जानते हैं कि पानी हमेशा एक ही दिशा में बहता है और हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता है। इस अध्याय के अंतर्गत हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे देश की जो नदियां हैं वो किस ओर बहती हैं और उनका बहाव का जो क्षेत्र है वो किस ओर है। इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारे देश की जो भूमि है, अर्थात हमारे देश की जो भूमि का उच्चावच है वो किस प्रकार का है। इस पुस्तक के पिछले अध्याय अर्थात अध्याय 2 में, जिसमें हमने भारत का भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया था, उसमें हमने आपको बताया था कि हमारे देश का उच्चावच किस तरह का है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लें। उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखकर समझने का प्रयास करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, जिसमें हमने अध्ययन किया था कि हमारे देश को 6 भौतिक विभागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर हिमालय है, हिमालय की भी 3 श्रेणियां हैं। सबसे ऊपर आंतरिक हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय और उसके बाद शिवालिक श्रेणी। इसके बाद है उत्तर का विशाल मैदान, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है। यहाँ ये उत्तर का मैदान है और इसके बाद ये प्रायद्वीपीय पठार, इसको समझा था हमने। और इसके बाद था तटीय मैदान, ये जो पूर्वी तट है और ये पश्चिमी तट, इन मैदानों का अध्ययन किया था। इसके बाद द्वीप समूह में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह का अध्ययन हमने पिछले अध्याय में, पिछले वीडियो में किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लेंगे, क्योंकि उससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि हमारे देश की जो भूमि है उसका ढाल किस ओर है। चलिए हम एक बार फिर से आपको उस ढाल के बारे में फिर से बता देते हैं, जिससे कि आपको अपवाह को समझने में आसानी रहे। अगर आपने हमारी भूमि का ढाल समझ लिया तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि कौन सी नदी किस ओर बहती होगी। चलिए सबसे पहले हम ये देखें कि जो हमारा हिमालय है उसका ढाल किस ओर होगा। स्वाभाविक है, हिमालय ऊंचा है तो उसका ढाल इस ओर है। वहाँ से जो नदियाँ आएंगी वो नीचे की ओर बहकर आएंगी। उसके बाद उत्तर का मैदान है पूरा ये, तो इसका ढाल कुछ इस तरह का है कि यहाँ से जो पानी आता है बहकर वो इस ओर आता है और बंगाल की खाड़ी की ओर जाता है। अगला जो स्थान है वो है प्रायद्वीपीय पठार, लेकिन उसके पहले हम ये देखेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार में एक त्रिभुजाकार का इस तरह का एक क्षेत्र है। इसका ढाल, इस भूमि का ढाल इस ओर है। यहाँ से जो नदियाँ आती हैं वो उत्तर की ओर बहती हैं। इतना समझ में आ गया है आपके लिए। और इसके बाद जो प्रायद्वीपीय पठार की इतनी भूमि है, इसका ढाल इस ओर है, अर्थात यहाँ से जो नदियाँ निकलेंगी वो पूर्व की ओर बहेंगी और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलेंगी। इसके साथ ही यहाँ पर इतनी भूमि जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका ढाल पश्चिम की ओर है। यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है और ताप्ती नदी निकलती है, ये पश्चिम की ओर बहती हैं। अब इसके अलावा आप यहाँ पर जो पश्चिमी घाट देख रहे हैं, एक छोटा सा घाट है, इसका ढाल भी इस ओर है, अर्थात पश्चिम की ओर है। तो यहाँ से जो छोटी छोटी नदियाँ निकलेंगी वो पश्चिम की ओर जाएंगी और अरब सागर में मिलेंगी, अर्थात यहाँ पर समुद्र में मिलेंगी। और यहाँ से जो नदियाँ प्रायद्वीपीय पठार से निकलेंगी तो ये बंगाल की खाड़ी में आकर करेंगी। और यहाँ से जो 2 नदियाँ हैं, नर्मदा और ताप्ती, ये भी पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में खंबात की खाड़ी के पास गिरती हैं। और इतनी उच्च भूमि का ढाल उत्तर की ओर है। यहाँ से जो नदियाँ निकलेंगी, जैसे चंबल है, बेतवा है, ये सब यमुना और गंगा नदी में मिलकर एक साथ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया कि हमारी भूमि का उच्चावच किस प्रकार का है। उसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे अपवाह तंत्र। अपवाह शब्द एक क्षेत्र की नदी तंत्र की व्याख्या करता है, अर्थात एक नदी किस ओर बह रही है और उसकी सहायक नदियाँ
कौन कौन सी हैं, ये सब नदी तंत्र के अंतर्गत आता है। भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए, ये भारत का भौतिक मानचित्र है। आप यहाँ देखेंगे कि विभिन्न दिशाओं में छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। अंततः इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर में होता है। जो नदियाँ आती हैं वो आगे जाकर एक साथ हो जाती हैं और जाकर समुद्र में या किसी झील में मिलती हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर देखेंगे, उत्तर की ओर से गंगा नदी आती है और उसमें यमुना सहित कई अनेक नदियाँ मिलकर बंगाल की खाड़ी में आ जाती हैं। तो इस तरह से ये इसका एक नदी तंत्र हो गया। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाहित द्रोणी कहते हैं। मानचित्र का अवलोकन हमने अभी किया और ये पता लगाया कि कोई भी क्षेत्र ऊंचा या पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाहित द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती हैं। इस प्रकार से उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं, अर्थात जहाँ पर किसी नदी तंत्र का जल बह रहा है और उसके बीच में कोई ऊंची जगह है, पर्वत है, पहाड़ है, तो वहाँ पर जल दो हिस्सों में बढ़ जाएगा और ऐसी जगह को कहते हैं जल विभाजक। भारत में अपवाह तंत्र। भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इसके बारे में हमने अभी आपको बता ही दिया है कि हमारे देश की भौगोलिक आकृति किस प्रकार की है, इस भूमि का ढाल किस ओर है। अगर आपको ये याद रहेगा तो आपको अपवाह तंत्र को समझने में बहुत ही आसानी रहेगी। इस आधार पर हमारे देश की नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। एक है हिमालय की नदियाँ तथा दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ। अब यहाँ से लेकर जो इतनी नदियाँ हैं, यहाँ से निकलने वाली जो नदियाँ हैं जो इस तरह की ओर बह रही हैं, ये सभी हिमालय की नदियाँ हैं। और यहाँ से एक बात और बता दें आपके लिए कि एक नदी इस तरह से ही बहती है, ये जो आप देख रहे हैं सिंधु नदी, और एक नदी यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी भी है जो इस ओर बहती है। तो इसके बारे में हम पूरी विस्तार से चर्चा आगे करेंगे। तो आपको ये समझ लेना है कि वो नदियाँ जो हिमालय क्षेत्र में बहती हैं वो हिमालय की नदियाँ, और शेष जो भूमि है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, ये सब कहलाएंगी हमारी प्रायद्वीपीय नदियाँ। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। हिमालय की अधिकतर नदियाँ 12मासी होती हैं, अर्थात इनमें 12 महीने जल प्रवाहित होता है, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। अर्थात हिमालय पर्वत पर जो बर्फ जमी हुई है उसके पिघलने से भी ये नदियाँ साल भर बहती रहती हैं। हिमालय की दो मुख्य नदियाँ सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण किया है। ये आप देख रहे हैं, ये आकृति बनाई मैंने, ये पूरा पहाड़ है और उसके बीच में जो नदी बह रही है ये गार्ज कहलाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सिंधु नदी का गार्ज है, दोनों ओर पहाड़ हैं और बीच में से नदी बहती है। हिमालय की नदियाँ अपनी उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती हैं। ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया करती हैं तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट और बालू का संवहन करती हैं। जब ये नदियाँ बहुत तेज़ी से बहकर आती हैं तो अपने साथ में बहुत सारा मलबा, जिसमें पत्थर होते हैं, मिट्टी होती है, और ये मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है, साथ में बालू, सिल्ट, गाद आदि लेकर आती हैं और ये निचले भागों में जमा कर देती हैं। मध्य भाग में, निचले भागों में ये नदियाँ विसर्प, गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं। जब ये नदियाँ ऊपर से आती हैं तो बहुत ही तीव्र बहती हैं, लेकिन जब मैदान में आती हैं तो ये नदियाँ विसर्प, विसर्प अर्थात सर्प, सर्प का मतलब सांप। सांप किस तरह चलता है आपको मालूम है, इस तरह से लहरा कर चलता है। तो ये नदियाँ जब मैदान में आती हैं तो विसर्प की आकृति बनाती हैं। आप ये देख रहे हैं नदी इस तरह की बह रही है। विसर्प बनाने का कारण ये है कि नदी जब मैदानी इलाकों में बहती है तो वहाँ पर उसका बहाव कम हो जाता है, और जब बहाव कम होता है तो नदी बहुत धीरे धीरे बहती है, उसका प्रवाह कम हो जाता है और इस कारण से वो फैल जाती है, और इसी कारण से यहाँ पर विसर्प का निर्माण होता है। इसके अलावा है गोखुर झील। गोखुर का मतलब होता है गो अर्थात गाय,
खुर यानी उसका पैर। गाय का पैर का निशान अगर आपने देखा होगा तो यू आकृति का होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक गोखुर झील यहाँ पर हमारी पुस्तक में दी हुई है। इस प्रकार से गोखुर झील बन जाती है। अपने बाढ़ में बहुत सारी अन्य निक्षेपण आकृति बनाती हैं। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती हैं। डेल्टा जानते हैं आप लोग, यहाँ पर आप देख रहे हैं नदी जब जाकर समुद्र से मिलने से पहले अनेक धाराओं में बढ़ जाती है तो वहाँ पर डेल्टा का निर्माण होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर नदी का बहाव कम होता है, मैदानी इलाका होता है, तो नदी अनेक धाराओं में बहने लगती है और बीच में कुछ टापू या द्वीप बन जाते हैं, तो इसको कहते हैं डेल्टा। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं। अभी हम बात कर रहे थे हिमालय की नदियों की, तो हमने यहाँ पर ये देखा था कि इन नदियों में साल भर पानी रहता है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा के अतिरिक्त बर्फ पिघलने का पानी भी इन नदियों में मिलता रहता है। लेकिन अगर इन नदियों की बात करें, जो शेष भारत है, ये जो पूरा भारत है, प्रायद्वीपीय नदियाँ, इन नदियों का जो बहाव का मुख्य स्रोत है वह होता है वर्षा, क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। जब मौसम सूखा होता है, गर्मियों का समय होता है, तो ये नदियाँ सूख जाती हैं और छोटी छोटी धाराओं में बहने लगती हैं। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम और छिछली होती है। ये जो नदियाँ हैं ये बहुत ही तीव्रता से बहती हैं, इनकी लंबाई ज़्यादा होती है, लेकिन जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं इनकी लंबाई कम होती है। फिर भी इनमें कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलने वाली तथा पश्चिम की तरफ बहती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। अब जो प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ की अधिकतर नदियाँ इस ओर से निकलती हैं। ये पश्चिमी घाट है। हमने आपको बताया था कि इतनी भूमि का जो ढाल है वो इस ओर है, अर्थात पूर्व की ओर है, तो यहाँ से जो भी नदियाँ निकलेंगी वो इस ओर बहेंगी और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरेंगी। और यहाँ से जो नदियाँ छोटी छोटी नदियाँ हैं पश्चिमी घाट से निकलती हैं, उनकी लंबाई बहुत कम होती है और ये अरब सागर में जाकर गिरती हैं। अब हम हिमालय की प्रमुख नदियों की चर्चा करेंगे। हमने आपको पिछले अध्याय में बताया था कि हमारे देश का जो उत्तर का मैदान है इसको 3 भागों में बांटा गया है। ये जो उत्तर का मैदान है इसको 3 भागों में कौन कौन से हैं? सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसको क्यों बांटा गया है? क्योंकि यहाँ पर 3 प्रमुख नदियाँ हैं जो हिमालय से निकलकर हमारे उत्तर के विशाल मैदान को उपजाऊ बनाती हैं। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। ये नदियाँ लंबी हैं तथा अनेक महत्वपूर्ण और बड़ी सहायक नदियाँ आकर इनमें मिलती हैं। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। अब यहाँ पर जो 3 नदी तंत्र हमने आपको बताए थे, पहला था सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र, तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो सिंधु नदी में भी अनेक नदियाँ आकर यहाँ पर मिलती हैं। चिनाब, रावी, व्यास, झेलम, सतलुज, ये नदियाँ सिंधु नदी मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको मालूम है कि गंगा में यमुना सहित कई अनेक बड़ी नदियाँ आकर मिलती हैं और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी है, इसमें भी अनेक नदियाँ आकर समाहित हो जाती हैं। एक बात और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक मानसरोवर झील है जो कि तिब्बत में है। मानसरोवर झील के पास से ही सिंधु नदी का उद्गम स्थल है और ये नदी यहाँ से उत्तर पश्चिम की ओर बहते हुए इस तरह से लद्दाख में प्रवेश करती है और यहाँ से एक बहुत ही सुंदर गार्ज का निर्माण करती है और इसके पश्चात ये नदी दक्षिण की ओर बहते हुए पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में जाकर मिलती है। दूसरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। ये नदी भी मानसरोवर झील के पास से निकलती है और यहाँ से ये पूर्व की ओर बहते हुए अरुणाचल प्रदेश में एक दिहांग दर्रा है, वहाँ से यू आकार लेते हुए हमारे देश के अरुणाचल प्रदेश और बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पर एक नदी और है जो मानसरोवर झील से निकलती है, इसका नाम है सतलुज। ये नदी भी यहाँ से निकलकर आगे जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। तो इस तरह से 3 नदियाँ जो पार हिमालय से निकलती हैं, ये ऐसी नदियाँ हैं जिनका अस्तित्व हिमालय से भी पहले से है, अर्थात हिमालय का निर्माण बाद में हुआ है, लेकिन ये तीनों नदियाँ पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। यही कारण है कि
ये नदियाँ बहुत ही गहरी हैं और बहुत ही गहरे घाटों का निर्माण करती हैं। इसके साथ ही ये तीनों नदियाँ जिस स्थान पर पहले से बहती थीं और जिस दिशा में बहती थी उसी दिशा में और उसी स्थान पर आज भी बह रही हैं। उस जगह पर हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ तो उन्होंने धीरे धीरे उस हिमालय पर्वत को काट दिया है और यही कारण है कि इन तीनों नदियों ने बहुत ही गहरे गार्जों का निर्माण किया है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र का अध्ययन करेंगे। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बता दिया है। पश्चिम की ओर बहते हुए ये नदी हमारे देश में लद्दाख से प्रवेश करती है। इस भाग में ये एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गाज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा इस नदी में मिलती हैं। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिलती है। हमने आपको बताया था कि मानसरोवर झील के पास से ही एक नदी का और उद्गम हुआ है, वो है सतलुज नदी। ये सतलुज नदी इस तरह से आकर सिंधु नदी में मिलती है, लेकिन उसके पहले ये सारी नदियाँ जो हमारे देश के उत्तर में बहती हैं, पंचजा के नाम से भी आप इनको जानते हैं। ये नदियाँ हैं झेलम, चिनाब, रावी और व्यास। ये सभी नदियाँ आकर यहाँ पर सतलुज में मिलती हैं और सतलुज नदी पाकिस्तान के मिठानकोट में जाकर सिंधु नदी मिल जाती है और सिंधु नदी अरब सागर में मिलती है। तो इस तरह से ये 5 नदियाँ जो कि बड़ी नदियाँ हैं और ये सभी सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो आप समझ गए, सिंधु नदी तंत्र मतलब एक नदी तंत्र की जो सहायक नदियाँ होती हैं उनको मिलाकर बनता है नदी तंत्र। इसके बाद ये नदी दक्षिण की तरफ बहती है और अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेदों जो कि 19 सितंबर 1960 को हुआ था के अनुसार भारत इस नदी परिक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। क्योंकि ये नदियां भारत से होकर पाकिस्तान में जाती हैं, इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में करते हैं। ये समझौता हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अयूब खान के हस्ताक्षर से हुआ था। ये जल संधि कराची में संपन्न हुई थी। अगला है गंगा नदी तंत्र। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलती है। यहाँ पर एक स्थान है जो कि हमारे देश का एक महत्वपूर्ण तीर्थ क्षेत्र है और यहाँ पर कई लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, जहाँ से गंगा का उद्गम स्थल है। ये नदी आगे जाकर अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भागों को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यहाँ पर जो गंगा नदी है यहाँ पर उत्तराखंड में आकर मैदानी इलाके में आ जाती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ आकर गंगा में मिलती हैं। इनमें प्रमुख नदी है यमुना। एक बात और आपको बता दें कि हमारे देश की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। इनमें से कुछ प्रमुख नदियाँ यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी आदि हैं। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री से निकलती है, गंगोत्री से गंगा और यमुनोत्री से यमुना। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये गंगा नदी है और इसके पास से ही ये निकली है यमुना नदी और ये आगे जाकर इलाहाबाद में गंगा और यमुना मिल जाती हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं घाघरा नदी, ये है गंडक नदी और ये है कोसी नदी। ये सब आकर गंगा में मिल जाती हैं और गंगा आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदी गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती हैं। इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आती है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है।
लेकिन ये वो नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान करती हैं तथा कृषि योग्य बनाती हैं, क्योंकि ये अपने साथ में हिमालय पर्वत से उपजाऊ मिट्टी लेकर आती हैं और मैदानी इलाकों में जमा कर देती हैं। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से निकलने वाली मुख्य सहायक नदियां चंबल, बेतवा और सोन हैं। ये अर्धशुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं। इनकी लंबाई कम है तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। हमने अभी आपको बताया था कि हमारे देश का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका उत्तरी हिस्सा है, ये इतना हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका ढाल इस ओर है अर्थात उत्तर की ओर है। तो यहाँ से जो भी नदियाँ निकलेंगी जिनका उद्गम होगा वो इस ओर जाएंगी और यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे प्रमुख नदी बहती है गंगा। सभी नदियाँ यहाँ आकर गंगा में मिलती हैं, तो यहाँ से जो नदियाँ हैं वो भी आकर गंगा में मिल जाती हैं। दूसरा जो हिस्सा है वो इतना है, यहाँ से जो नदियाँ निकलेंगी वो इस ओर बहेंगी, तो यहाँ से नर्मदा और ताप्ती नदी है वो यहाँ की ओर बहती हैं। शेष जो क्षेत्र है यहाँ से लेकर इतने हिस्से की जो नदियाँ हैं ये पूर्व की ओर बहती हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ से जो नदियाँ निकलेंगी वो किस ओर जाएंगी। हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है वो आपको मालूम है, बेतवा, चंबल और सोन नदी के बारे में बताना। आप यहाँ पर मैप पर देखकर पता लगाइए कि यहाँ से जो बेतवा नदी है वो किस तरह से जाकर के यमुना नदी में मिलती है। इसके बाद चंबल नदी है वो भी जाकर के यमुना नदी में मिलती है। अब हम बात करेंगे सोन नदी की, तो ये सोन नदी भी यहाँ पर है और ये जाकर सीधे गंगा नदी में मिल जाती है। बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा नदी पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। अब यहाँ पर जो गंगा नदी है वो ये गंगा नदी की बाईं ओर की नदियाँ हैं, ये दाईं ओर की नदियाँ हैं। इन नदियों का जल लेकर के ये नदी कहाँ जाती है, पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। ये गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदी दो भागों में बट जाती है। अब यहाँ पर आकर ये नदी दो भागों में बट जाती है। पहला है भागीरथी हुगली जो इसकी एक वितरिका है, दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब आप देखिए यहाँ पर भागीरथी हुगली यहाँ से होते हुए दक्षिण की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है तथा ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर मिल जाती है। और दूसरी धारा जो है वो यहाँ से आती है और इसी नदी में आकर ब्रह्मपुत्र नदी जो कि इस ओर बहकर आती है और ये आकर गंगा में मिल जाती है। ये हिस्सा बांग्लादेश में आता है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानती हैं। अब यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने के पश्चात जो नदी यहाँ पर शेष रहती है इसको मेघना के नाम से भी जाना जाता है। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के जल वाली ये वृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक डेल्टा है जिसको सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। सुंदरवन डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पादप यानी कि सुंदरी वृक्ष से लिया गया है। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा और तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। अंबाला से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्प बन जाते हैं। देखिए हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं वो जब हिमालय से निकल कर आती हैं तो बहुत ही तीव्र भाव रहता है उनका, क्योंकि ढाल बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे ही ये नदियाँ मैदानी इलाकों में प्रवेश करती हैं तो इनका जो ढाल है वो कम हो जाता है और इस कारण से ये नदियाँ बहुत ही धीमे गति से बहती हैं और मैदानी इलाकों में ये नदियाँ सर्प के आकार की बहती हैं, अर्थात इस तरह की ये इनकी आकृति बन जाती है। इसका कारण यही है कि यहाँ पर ढाल बहुत कम होता है, इस कारण से नदियाँ बहुत ही धीमी गति से और विसर्प बनाकर बहती हैं। हिमालय क्षेत्र की अगली नदी है
ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु और सतलुज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि यहाँ पर मानसरोवर झील है, यहाँ से ही इन तीनों नदियों का उद्गम हुआ है। मानसरोवर झील के पास से ही सिंधु नदी निकली है, यहीं से ही सतलुज नदी का उद्गम स्थल है और यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। ये नदी हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है, अर्थात ये हिमालय पर्वत है और इसके समानांतर ये इस ओर पूर्व की ओर बहती है। और नामचा बारवा शिखर 7,757 मीटर जिसकी ऊंचाई के पास पहुंचकर ये अंग्रेजी के यू आकार जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। अर्थात यहाँ पर ये जो नदी है यहाँ से निकलकर हिमालय पर्वत के समानांतर बहते हुए पूर्व की ओर जाती है और यहाँ से एकदम यू आकार का टर्न बनाती है और यहाँ पर एक बहुत ही गहरा गार्ज का निर्माण करती है और ये हमारे देश के अरुणाचल प्रदेश से होते हुए बांग्लादेश में जाकर गंगा नदी में यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है तथा दिबांग, लोहित, केनुला तथा दूसरी सहायक नदियाँ इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, कई बार इस तरह के प्रश्न भी आ जाते हैं। याद रखना है आपको कि अभी हमने आपको बताया था कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिलने के पश्चात बांग्लादेश में मेघना के नाम से जानी जाती हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। तिब्बत एक शीत और शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी में जल तथा सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में ये उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। यहाँ नदी में जल और सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुंफित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत से नदी द्वीपों का निर्माण करती है। क्या आपको ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े द्वीप का नाम याद है? अगर नहीं है तो पिछले अध्याय को उठाकर पढ़ लीजिए, जिसमें हमने आपको बताया था कि इस नदी पर एक बहुत बड़ा द्वीप है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। उसका नाम आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है, उसका नाम क्या है। और आपको मैं इतना बता सकता हूँ कि ये आपकी पाठ्य पुस्तक के अध्याय 2 में आपको देखने को मिलेगा। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में ये नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है तथा बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और ये बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब आप अभ्यास हेतु कुछ प्रश्नों को नोट कीजिए। इनमें सबसे पहला प्रश्न है, सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 2, सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? प्रश्न क्रमांक 3, गंगा नदी के उद्गम स्थल का नाम लिखिए। नंबर 4, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? लिखिए। नंबर 5, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? उस स्थान का नाम लिखिए। अगला प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? अगले वीडियो में हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अगर आप हमारा अगला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए, जिससे कि हम जब भी वीडियो अपलोड करें वो वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। धन्यवाद।